नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था को लेकर हमें बड़ा घमंड हुआ करता था कि हमारे यहाँ कानून अपना काम करता है। कानून न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न कुछ और देखता है। पहले भी कई फैसले ऐसे होते थे जिन पर सवाल उठते थे, लेकिन अब जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों को देखकर लगता है कि यार, इस देश में क्या कानून दो तरह का है। इन सब के बीच एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो खबर आपको खुश भी कर सकती है, दुखी भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सवाल यह पूछा कि क्या अगर भीड़ थाने को जला भी देती है तो आप उसके ऊपर यूएपीए लगा सकते हैं। मामला हल्द्वानी का है। 2024 का किस्सा है, जब हल्द्वानी में हिंसा हुई थी और उसी सिलसिले में एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया था। 2024 से हम आ गए 2026 पर। 2 साल से वो जेल में था और उसकी जमानत याचिका पर बात चल रही थी। मुस्लिम था, जाहिर है वो मुस्लिम था, और जमानत याचिका का विरोध कर रही थी राज्य की सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप यूएपीए कैसे लगा सकते हैं। यूएपीए का जो पूरा मामला है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, देश के मुखालिफ होने से जुड़ा हुआ है, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भीड़ जुलूस निकालती है और उस जुलूस में कोई घटना हो जाती है तो उस भीड़ में जो लोग हैं उनके ऊपर आप यूएपीए कैसे लगा सकते हैं। जमानत दे दी, वो रिहा हो गए, यह अच्छी बात है। लेकिन तमाम सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें जमानत का नंबर ही नहीं आता, केस की सुनवाई नहीं शुरू होती। उमर खालिद की तो बात ही करना बेकार है। उमर खालिद शर्जील इमाम, आप सब लोग जानते हैं, 5 साल से ऊपर हो गया। कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में। अभी फिर से गए थे हाई कोर्ट में और वहां से फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब 2 हफ्ते में पुलिस क्या जवाब देती है, क्या आगे होगा, वो सारा कुछ देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर हमने ये देखा है कि यूएपीए के मसलों में और इस तरह के मामलों में अक्सर मुसलमानों को ही उलझाया जाता है और फिर 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10 साल तक वो जेल में पड़े रहते हैं। सुनवाई चलती रहती है। अगर उसके बाद रिहा भी हो जाते हैं, मेरी बात आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि 8 साल अगर कोई जेल में रहने के बाद रिहा भी हो जाता है, बाइज्जत बरी भी हो जाता है, तो ये जो 8 साल की सजा उसको मिली है, ये तो अपने आप में सजा हो गई। यानी कानून के पूरे प्रोसेस को सजा में तब्दील किया जाता है और पुलिस का, सरकार का काम पूरा हो जाता है, जो किसी मुसलमान को उस सजा में फंसाकर अपना परसेप्शन बनाने का था। कभी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लोगों की जिंदगियां जेल के अंदर तबाह हो जाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर इकबाल साहब हर संडे को 11 बजे अपना शो लेकर आते हैं। इस बार के शो में ऐसी ही कुछ घटनाओं पर वो बात कर रहे हैं जहां 12-12, 13-13 साल तक लोगों को जेल में रहना पड़ा और बाद में पता चला कि लोग तो पूरी तरह से निर्दोष थे। खरगोन के एक मसले पर वो बात करेंगे जहां उस समय के जो गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, जिनको इस बार दतिया से टिकट भी नहीं मिला, वो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे और अब ये पता चला है कि ये लोग तो बेगुनाह थे। बने रहिए हमारे साथ, इकबाल भाई के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। जरूरी है इस हकीकत को जानना, जरूरी है इन बातों पर लगातार बात करना, ताकि कम से कम एक प्रेशर बनाया जा सके, कम से कम इतना किया जा सके कि उनकी आवाज दूर तक पहुंचे। नमस्कार, आदाब। टीसीएच के शो द मुस्लिम एंगल में मैं इकबाल अहमद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 4 साल, जी हां, पूरे 1400 से ज्यादा दिन। 27 जुलाई को अदालत का एक फैसला आता है और जज साहब कहते हैं कि अभियोजन पक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर सका। सभी 11 आरोपी जो नाम और पहचान से मुसलमान हैं, वो बेगुनाह हैं, इन्हें बरी किया जाता है। और कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खरगोन नाम के शहर से। एक सुबह जब आप अपने परिवार के साथ चाय पी रहे हो, बच्चों की हंसी गूंज रही हो, सालों की मेहनत से जोड़ी गई पाई पाई से बना आपका छोटा सा आशियाना मुस्कुराहटों से भरा हो और अगले ही दिन महज 24 घंटे के अंदर एक भारी भरकम बुलडोजर आपकी चौखट पर आकर खड़ा हो जाए और बिना कोई नोटिस, बिना कोई सुनवाई आपका घर मलबे के ढेर में बदल दिया जाए और आपको उस गुनाह की सजा में जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। अदालत ने उन्हें बेगुनाह तो साबित कर दिया, लेकिन वो 4 साल जो जेल में बीत गए, उनका हिसाब कौन देगा? जो घर मलबे में तब्दील कर दिए गए, उन्हें कौन बनाएगा? और जो इज्जत समाज की नज़रों में नीलाम हो गई, उसे कौन लौटाएगा? आज बात खरगोन की उस रात की और न्याय के इंतजार में उजड़ चुके परिवारों के दर्द भरे दास्तान की है।
तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह मध्य प्रदेश का खरगोन शहर। रामनवमी का पावन अवसर था, गलियों में जुलूस निकल रहा था, लेकिन अचानक खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। पथराव हुआ, आगजनी हुई, दुकानें और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। इस हिंसा की शुरुआत किसने की थी, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। खैर, इस हिंसा के एवज में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे 24 दिनों तक खरगोन शहर थमा रहा। लेकिन इस हिंसा के शांत होने से पहले ही एक और तूफान शुरू हो गया था। वो तूफान था इंस्टेंट जस्टिस का। कानून के अपने रास्ते चलने से पहले ही सड़कों पर फैसले होने लगे। दंगे के ठीक अगले दिन 11 अप्रैल को खरगोन की तंग गलियों में भारी पुलिस बल के साथ पीले रंग की खूनी पंजे वाले बुलडोजर दाखिल हुए। खसखसवाड़ी, आनंद नगर, ताड़ीखाना, संजय नगर, एक के बाद एक लगभग 45 से 50 मकानों और दुकानों को अवैध बताकर ढहा दिया गया। ये एक सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा इससे ज्यादा बताए जाते हैं। प्रशासन का दावा था कि ये कार्रवाई दंगाइयों और अवैध निर्माणों पर की गई थी, लेकिन इस कार्रवाई के बीच पिस गए वो लोग जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। ये उनकी कोई चॉइस नहीं थी, वो क्योंकि वो उसी इलाके के रहने वाले, वहीं के बाशिंदे थे। अब आइए आपको ले चलते हैं खरगोन के संजय नगर इलाके में, और एक नाम याद रखिएगा, हसीना फखरू। हसीना फखरू एक आम महिला है जिसने पूरी जिंदगी मुफलिसी में काटी थी, और जब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे मकानों की किस्त मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर धूप और बारिश से बचने के लिए एक पक्का मकान बनवाया। लेकिन 11 अप्रैल की सुबह जिस सरकार ने उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, उसी सरकार के बुलडोजर ने उस सपने को मिनटों में ध्वस्त कर दिया, और वजह बताई गई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी हो रही थी तब वो जमीन अवैध नहीं थी। जब घर बन रहा था तब प्रशासन कहाँ था। लेकिन उस दिन चीखने और रोने की आवाजें बुलडोजर के इंजन के शोर में दबकर रह गई। कई परिवारों को तो अपना सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। बच्चों की स्कूल की किताबें, रसोई का राशन, बुजुर्गों की दवाइयाँ, सब कुछ उस मलबे के नीचे दब गया। इबादत, सादिक, अब्दुल्ला, शहरयार, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो 11 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस ने कहा ये वही दंगाई हैं जिन्होंने शहर को जलाया, यही है वो लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके। समय बीता, दिन बीते और महीने और साल बदलते गए। मीडिया के कैमरे वहां से हट गए, नेताओं के भाषण बंद हो गए, लेकिन इन 11 परिवारों के लिए हर दिन एक नई जंग था। कोर्ट के चक्कर, वकीलों की फीस और समाज का ताना कि इनका बेटा दंगाई है। और फिर वो दिन आया, 27 जुलाई का दिन। चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की अदालत में फैसला सुनाया जाना था। जब अदालत ने इस पूरे मामले की परतें उखाड़ना शुरू किया तो पुलिस और अभियोजन पक्ष के दावों की धज्जियां उड़ गई। अदालत के सामने जो सच आया उसने हर किसी को चौंका दिया। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। गवाहों का मुकरना। पुलिस जिन 11 चश्मदीद गवाहों को कोर्ट में लाई थी, उनमें से 8 गवाहों ने साफ कह दिया कि हमने तो इन लोगों के घटना के वक्त देखा ही नहीं था। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कभी उनकी पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी टीआईपी करवाई ही नहीं। 50 लोगों की भीड़ में से इन 11 लोगों को ही क्यों चुना? पुलिस के पास इनका कोई जवाब नहीं था। झूठे सबूत। पुलिस ने दावा किया था कि पेट्रोल बम और विस्फोटक इस्तेमाल हुए, लेकिन जब लैब रिपोर्ट आई तो किसी भी विस्फोटक की पुष्टि नहीं की गई। और विरोधाभासी बयान। मुख्य गवाह ने कहा कि उसने आरोपियों के चेहरे देखे थे, जबकि उसके अपने ही पिता और भाई ने बयान दिया कि दंगाइयों ने अपने चेहरे पर कपड़े रखकर ढाक रखे थे। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा कि ये 11 लोग हिंसा में शामिल थे। अदालत ने इबादत, सादिक, अब्दुल्ला, साहेब, शहरयार, फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक और राजिक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
बरी तो कर दिया, पर जो खोया वो कौन लौटाएगा। अदालत का फैसला आ गया, 11 लोग बेगुनाह साबित हो गए, कानून की नजर में न्याय हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में न्याय हुआ? 4 साल तक जेल में रहने के बाद जब ये बेगुनाह लोग बाहर आए तो उनके पास लौटने के लिए अपना घर ही नहीं था। वो घर तो 2022 में बुलडोजर के जालिम पंजों ने, उसके पहियों ने उसको रौंद डाला था, गिरा दिया था। जिस बुलडोजर ने मिनटों में उनके मकान ढहा दिए थे, क्या वो फैसले के बाद उन दीवारों को दोबारा खड़ा कर सकता है? जो बच्चे 4 साल तक अपने पिता के बिना बड़े हुए, क्या कोई उनका बचपन लौटा सकता है? जो बुजुर्ग माँ बाप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने की आस में दुनिया से चले गए, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? हमारे देश में एक कहावत है, 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब इंस्टेंट जस्टिस या बुलडोजर जस्टिस का ट्रेंड चलता है तो अक्सर बेगुनाह ही ज्यादातर उनकी जद में आते हैं। पुलिस जांच की लापरवाही और बिना साबित हुए आरोपों पर कार्यवाही का खामियाजा अंततः एक नागरिक को ही भुगतना पड़ता है। खरगोन की यह घटना सिर्फ 11 लोगों की कहानी नहीं है, यह कहानी है हमारे न्याय व्यवस्था की रफ्तार की। ये कहानी है बिना जांच किए जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियों की, और ये कहानी है उस दर्द की जो हर उस परिवार को सहना पड़ता है जिसका बेगुनाह अपनों से दूर कर दिया जाता है। अदालत ने तो अपना काम कर दिया और निर्दोषों को बरी कर दिया, लेकिन समाज के तौर पर हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा कि क्या केवल बरी कर देना ही पूर्ण न्याय है? उन 4 सालों के नुकसान, बेइज्जती और टूटे हुए घरों का मुआवजा कौन देगा? क्या बिना कोर्ट के फैसले के किसी का घर गिराना सही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में पूरी शालीनता के साथ, समझदारी के साथ जरूर लिखें। अब खरगोन से भी ज्यादा दिल दहलाने वाली कहानी सुनिए, जहां 2 बेकसूरों की जिंदगी के पूरे 4 साल नहीं, 12 साल जेल के सलाखों के पीछे गर्क हो गए। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी उम्र 20 या 22 साल है और आपके आंखों में सपनों का एक समंदर है और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दोस्तों के साथ बिताने के लिए पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, और अचानक एक शाम कुछ लोग आते हैं, आपको हथकड़ी पहनाई जाती है और एक ऐसी गहरी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 5 साल, 10 साल, और देखते ही देखते 12 साल निकल जाते हैं। पूरे 4380 दिन आप चीख चीख कर कहते हैं, मेरा ट्रायल तो चलाओ, मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है। लेकिन तंत्र खामोश रहता है। आपकी जवानी जेल की सीलन भरी दीवारों के बीच घिस कर खत्म हो जाती है और कोर्ट में आपका मुकदमा तक शुरू नहीं होता। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये भारत के 2 नवयुवकों मोहम्मद शाकिब अंसारी और वकार अजहर की कड़वी और दर्दनाक हकीकत है, जिन्हें पुलिस ने 2014 में आतंकी बताकर जेल में बंद कर दिया था, और आज 12 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सिर पकड़ लिया। कोर्ट ने कहा, बिना ट्रायल के 12 साल तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 की धज्जियां उड़ाना है। और ऐसे कितने सारे केस हिंदुस्तान में चल रहे हैं। अदालत ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सवाल यह है कि 12 साल की भरपाई कौन करेगा? जो जवानी सलाखों के पीछे खत्म हो गई, उसका हिसाब कौन देगा? आज बात उस पुलिस व्यवस्था की जो गिरफ्तार तो मिनटों में कर लेती है, लेकिन सबूत देने में दशकों लगा देती है। बात उस न्याय तंत्र की जहां जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन हकीकत की जिंदगी में अपवाद ही सच्चाई बन जाती है। आइए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। वक्त है नवंबर का महीना और सन है 2011। दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है, कानून लगाया जाता है, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक ऐसा कठोर कानून जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। पुलिस का दावा था कि उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है जिससे पूछताछ में एक राजस्थान मॉड्यूल का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है। साल 2014 आता है, पुलिस जोधपुर और जयपुर में छापेमारी करती है। जोधपुर में शाकिब अंसारी और जयपुर में वकार अजहर को उठा लिया जाता है। पुलिस दावा करती है कि उनके परिसर से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री मिली है। देखते ही देखते अखबारों की सुर्खियां सज जाती है, इंडियन मुजाहिदीन के 2 बड़े आतंकी गिरफ्तार।
समाज ने उसी दिन उन्हें दोषी मान लिया। टीवी चैनलों पर बहसें शुरू हो गई, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि क्या पुलिस के पास ठोस सबूत है, क्या यह दावा अदालत में टिक पाएगा। क्योंकि जब किसी पर आतंकवादी का ठप्पा लगता है तो कानून की नज़र में भले ही वो आरोपी हों, लेकिन दुनिया की नज़र में वो उसी दिन मुजरिम बन जाता है। शाकिब और वकार को जेल में डाल दिया गया। उन्हें लगा कि कुछ महीने में सुनवाई होगी, वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और घर लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। दिन महीनों में बदल गए, महीनों साल में बदल गए। 2014 से 26 आ गया, पूरे 12 साल लगे, 12 लंबे साल। जरा सोचिए इन 12 सालों में बाहर की दुनिया कितनी बदल गई होगी। स्मार्टफोन और ज़्यादा स्मार्ट हो गए, तकनीकी बदल गई, सरकारें बदल गई, लोगों की जिंदगियां बदल गई। लेकिन साकिब और वकार के लिए वक्त वहीं थम गया। उनके लिए दुनिया का मतलब था 4x4 की कोठरी और लोहे की सलाखें और जेल की काली दीवारें। उनके ऊपर 3 अलग अलग केस लाद दिए गए। पहला केस राजस्थान में, जहां 2021 में एक निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन जब वे हाई कोर्ट गए तो राजस्थान हाई कोर्ट ने पाया कि सबूतों में दम नहीं है और उनकी सजा पर रोक लगा दी। दूसरा केस राजस्थान का ही दूसरा मामला, जिसमें अदालत ने पाया कि उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं, उन्हें जमानत दे दी। लेकिन आखिरी पेच फंसा था तीसरे केस में, दिल्ली पुलिस का UAPA का मामला। राजस्थान के दोनों मामले में राहत मिलने के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस को UAPA की केस उनके पैरों में बेड़ी बना हुआ था। वे बार बार निचली अदालत जाते, दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते, हाथ जोड़कर कहते, साहब हमारा मुकदमा चला लो, हमें सजा दे दो या बरी कर दो, लेकिन इस तरह बिना सुनवाई के सड़ने तो मत दो। लेकिन हर बार उनकी जमानत अर्जी कहकर खारिज कर दी जाती कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोप गंभीर है। इस दौरान बाहर उनके परिवारों का क्या हुआ? जब घर का जवान बेटा आतंकी बताकर जेल में डाल दिया जाता है तो समाज उस परिवार का एक तरह से बहिष्कार कर देता है। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और पड़ोसियों की निगाहें बदल जाती है। वकीलों की फीस भरते भरते घर के जेवर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं। माँ बाप की आंखों के बेटे की राह देखते देखते पथरा जाती है। कई बार तो बूढ़े माँ बाप इस आस में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं कि उनका एक दिन बेगुनाह बेटा वापस आएगा। जब निचली अदालतों और दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई, तब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की फाइल खोली और ई-कोर्ट्स पोर्टल पर मुकदमे की प्रगति देखी तो जज साहब भी हैरान रह गए। जो आंकड़े सामने आए वो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक तमाचा था। अदालत ने क्या देखा? अभियोजन पक्ष यानी पुलिस ने कुल 197 गवाहों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर रखी थी और 12 साल में पुलिस केवल 68 गवाहों की ही गवाही करवा पाई। हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने देखा पिछले 1.5 साल में जनवरी 25 से लेकर अब तक पुलिस ने सिर्फ 2 गवाह को कोर्ट में भेजा और जिनमें से एक की गवाही अभी भी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का गुस्सा फूट पड़ा। जजों ने कहा कि जिस रफ्तार से ट्रायल चल रहा है उसे देखकर लगता है कि निकट भविष्य में ये कभी खत्म भी नहीं होगा। अब किसी भी नागरिक को बिना ट्रायल के 12 साल तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ देना भारत के संविधान के अनुच्छेद, ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। यहाँ रुक कर सोचिए, ये एक मामला है, ऐसे कितने मामले हैं जहां लोग जेल में अभी भी मुकदमे की सुनवाई होने या जमानत पाने के लिए पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी देरी के मोहम्मद शाकिब अंसारी और वकास अजहर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया जब तक मुख्य केस का फैसला नहीं आता इन्हें आगे जेल में रखना गैर कानूनी और अमानवीय है। इन्हें सिर्फ जमानत ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक नजीर है, लेकिन इस फैसले के बाद जो सवाल खड़े होते हैं उन्हें नजरअंदाज करना इस लोकतंत्र के देश में घातक होगा। आज हमें ठंडे दिमाग से पुलिस और कानून व्यवस्था से कुछ कड़वे सवाल पूछने ही होंगे। पहला सवाल, जब पुलिस किसी पर UAPA जैसे सख्त कानून लगाती है और बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब कोर्ट में सबूत और गवाह पेश करने की बारी आती है तो पुलिस 12 साल में 197 में से सिर्फ 68 गवाही क्यों ला पाती है?
क्या किसी की जिंदगी के 12 साल इतने सस्ते हैं पुलिस अपनी सहूलियत के हिसाब से तारीख पर तारीख लेती रहे? दूसरा सवाल, यूएपीए जैसे कठोर कानून का दुरुपयोग कब रुकेगा? इन कानूनों में ऐसे प्रावधान है कि आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसका फायदा उठाकर क्या जांच एजेंसियां लोगों को बिना सजा सुनाए सालों साल जेल की सजा दे देती है? कहा जाता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट के ढर्रे पर नहीं चल रही है। तीसरा सवाल, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद। देश के महान कानूनविदों ने ये बात कही थी, लेकिन हमारी निचली अदालतें यूएपीए का नाम सुनते ही जमानत याचिकाएं खारिज क्यों कर देती? क्यों एक आरोपी को न्याय पाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक का चक्कर लगाना पड़ता है, जहां तक पहुंचने की औकात हर गरीब भारतीयों की नहीं है, क्योंकि फीस वकीलों की इतनी महंगी है। अगर कल को ट्रायल पूरा होने पर दोनों युवा बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो मुझे बताइए, उनके जीवन की वो 12 साल, वो जवानी, वो सामाजिक सम्मान, वो परिवार की खुशियां कौन लौटाएगा? यही कहानी पहले भी केस में भी थी। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था के पास, हमारी न्याय प्रणाली के पास कोई ऐसा जादुई चिराग है कि जो बीते हुए 4300 दिन वापस ला सके? साकिब अंसारी और वकार अजहर आज जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके पैरों की बेड़ियां हट चुकी हैं, लेकिन उनके दिलों पर जो 12 साल के दर्द के निशान छपे हैं वो शायद ताउम्र नहीं मिटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा करके एक बार फिर साबित किया कि इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है। लेकिन ये केस हमारे लिए चेतावनी है कि अगर न्याय व्यवस्था की यही रफ्तार रही तो त्वरित न्याय यानी इंस्टेंट जस्टिस का विचार सिर्फ किताबों में बंद होकर रह जाएगा। जैसा कि कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जहां सालों साल तक बिना ट्रायल के बेगुनाहों को बंद रखा जाता है, जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा ज़रूरी है, इस पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम ऐसी तथ्यपरक और महत्वपूर्ण कहानियाँ जो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले इतवार को एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।